हमने एफर्ट्स लगाए हैं, सो लेट अस यूटिलाइज दैट। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द पेपर, ठीक है, पहले मैंने सोचा था दैट वी विल डिस्कस द पेपर, मैंने एनालाइज किया एंड आई केम टू दिस कंक्लूजन कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू सॉल्व द पेपर। तुम लोग भी अपने साइड से PYQ सॉल्व करने की कोशिश मत करना, अभी ये वाला पेपर सॉल्व करने की कोशिश मत करना। पहली बात तो यू विल गेट डीमोटिवेटेड इंस्टेंटली, तुम्हें लगेगा कि तुमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, हम लोग सही ट्रैक पे जा ही नहीं रहे हैं, और यू माइट फील कि हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं उससे तो कुछ क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। चाहे तुम कोई भी बुक उठा के देख लो बेटा, एनी बुक, ठीक है, यू विल नॉट फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। ऐसा नहीं होने वाला है दैट यू विल फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस, ओके। So that is why what I have thought that we will start practicing PYQs जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा हम सिलेबस कंप्लीट कर लें, देन वी विल स्टार्ट, ठीक है। नहीं हो रही है बेटा, इट्स नॉट हैपनिंग। एंड व्हाट अबाउट गौरव? बिजी विद? Okay, there's nothing to be kept secret. That's okay. और वो फिर उसके एग्जाम है अभी UGC नेट है जून में। तो कह रहा है कि आई डोंट नो टाइम कंप्यूटर साइंस जॉब That job ना, that he was doing earlier. Okay, great, good for him. No issues. ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ पहले तो पेपर की बात कर रहे थे, तो पेपर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। वी विल नॉट, एंड यू ऑल्सो नीड नॉट टू स्पेंड टाइम ऑन इट, ठीक है। पेपर कोई भी PYQ सॉल्व करने का फ़ायदा तभी है व्हेन यू हैव गॉन थ्रू दैट टॉपिक, जब आपने वो टॉपिक अच्छे से थ्रू एंड थ्रू पढ़ा हो, ठीक। नाउ लेट मी जस्ट सी दैट लिस्ट। हाँ श्योर। Let me see the list of topics which we have to do. अच्छा पूजा, प्लीज़ चेक ऑन द ऐप कि अभी आपके पास कितने नोट्स आए हैं। एडवेंट ऑफ ब्रिटिश यूरोपियंस, हाँ ओके। सो हमने लास्ट टॉपिक जो कंप्लीट किया है दैट इज एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, राइट? ओके, नाउ इफ वी मूव अहेड विद दैट, जस्ट अ सेकेंड। Expansion and consolidation of British power is done. Now from today onwards we are going to start economic policies and impact of colonialism, okay? Now what is that? Let us see. Economic policies and impact. इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो ब्रिटिशर्स लेके आए और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनका क्या आउटकम था, ठीक है, दैट वी विल सी इन दिस टॉपिक। अच्छा, हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बहुत ड्रेन आउट किया, ठीक है। हम शुरू से यही पढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन में भी हमने पढ़ा कि जो एक तो जो रूलर्स थे उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करके उनके रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स को लेना, ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट मूव डन बाय द ब्रिटिशर्स। और सबसे पहला, चलो अगर हम रिकैप करें इस चीज़ में,
इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर हम देखना चाहें तो इसके कुछ बिट्स एंड पार्ट हमने पहले भी किए हुए हैं। जैसे आई विल आस्क यू, व्हेन देयर वाज बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है प्रियांशु, आर यू लिसनिंग? व्हेन देयर वाज बैटल ऑफ प्लासी, देन यू टेल मी उसके बाद सबसे बड़ा मूव क्या था? बैटल ऑफ प्लासी के बाद व्हाट वाज द रिजल्ट? मुझे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों टर्म्स में बताना, ठीक है? फर्स्ट यू टेल मी व्हाट वाज द पॉलिटिकल आउटकम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? सारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो उनके हाथ में आ जाता है। पॉलिटिकल पूछा बेटा मैंने, हाँ। फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, रूल एम्पायर। बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच हुआ है? 1757 वाली, द फर्स्ट बैटल फॉट इन बंगाल किसके बीच हुआ है जो हमने पढ़ा था? बेटा ऐसे मत करो, रिवीजन करके आया करो। उससे पहले वाली जो बैटल हुई थी, बंगाल का किंग जो था नवाब ऑफ बंगाल, हु वाज ही? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। एंड हु वाज लीडिंग द आर्मी ऑफ ब्रिटिशर्स? रॉबर्ट क्लाइव। ओके, द बैटल टुक प्लेस, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ बैटल? रिजल्ट क्या था उस बैटल का? जो बंगाल वाला एरिया सारा उनके अंडर आ गया था। इन विच टर्म्स? कौन बैठा गद्दी पे सिराज के बाद? उससे पहले द कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला मीर जाफर। क्या हो गया है, तुम लोग रिवाइज करके नहीं आते हो बेटा, दिस इज नॉट हाउ इट इज डन। फिर कहोगे कि मैम याद नहीं हो रहा है, क्रोनोलॉजी नहीं बिल्टअप हो रही है, ऐसे कैसे चलेगा? बस इतना किया करो कि जिस दिन क्लास होती है उस दिन उससे पहले वाला पढ़ के आया करो ना, बस दैट्स इट, ठीक है? हमने मॉडर्न शुरू किया है तो हमने कहाँ से शुरू किया है? लेटर मुगल से शुरू किया है, डिक्लाइन ऑफ मुगल से। लेटर मुगल्स है, देन सेकंड टॉपिक इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, देन इट इज एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है? तो वो टॉपिक्स हैं आपके ब्रॉड टॉपिक्स, उनको एक बार रिवाइज कर लिया करो जो जो अब मैंने लिखवाया है उसमें, प्लीज, ठीक है? ओके, नाउ मीर जाफर सैट ऑन द थ्रोन, ठीक है? एक तो एंड ही वाज अ पपेट रूलर, सो ब्रिटिशर्स के अंडर ही एक तरीके से वो रूल कर रहा था, एज द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू से। नाउ इकोनॉमिक टर्म्स में क्या फायदा हुआ, क्या आउटकम था ब्रिटिशर्स के लिए? बंगाल का रेवेन्यू जो है दैट स्टार्टेड टू गो टू ब्रिटिशर्स, ठीक है? तो एक तरीके से उन्होंने ऐसे ही धीरे धीरे करके, जहां वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जिस एरिया को अपने सब्जुगेशन में लेते थे, जिस एरिया में सब्सिडरी अलायंस लेके आते थे, हमने पॉलिसीज पढ़ी थी ना, तो इन सारी पॉलिसीज का अल्टीमेट मोटिव क्या था? कि उस जगह का रेवेन्यू कलेक्शन राइट अपने अंडर ले लेना, ठीक है? रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिलने का मतलब क्या है? कि रिसोर्सेज अब उनके पास जा रहे हैं, फिनेंशियल पावर जो है वो ब्रिटिशर्स के पास है, ठीक है? तो उन्होंने पॉलिटिकल मूव के साथ, पॉलिटिकल स्टेप्स ऐसे लेके, ऐसे पॉलिटिकल मेजर्स करके इकोनॉमिक पावर को अपने अंडर करने का ट्राई किया। नाउ इन दिस पार्ट और इन दिस टॉपिक या इस टाइम फ्रेम में जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या होगा अल्टीमेटली हम देखेंगे दैट नाउ ब्रिटिशर्स विल डेलिबरेटली, पर्पसफुली वो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी बनाएंगे जिससे जो रिसोर्सेज हैं इंडिया के वो उनको फ़ायदा करें, दे बेनिफिट द ब्रिटिशर्स, ठीक है? अभी तक क्या था? अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के अंडर वो इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहे थे। नाउ दे विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड दे विल फ्रेम सच पॉलिसीज, वो ऐसे कुछ स्टेप्स लेंगे जो इंडिया की इकोनॉमी को उनके फेवर में टर्न करेगा। इज दैट क्लियर? इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे स्पेशली, पहला होगा लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, ओके? देयर आर 3 सिस्टम्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, वो हम पढ़ेंगे। देन सेकंड वुड बी ड्रेन ऑफ वेल्थ, प्लीज लिख लो ताकि नेक्स्ट टाइम रिवाइज करके आ सको पहले से। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। देन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन,
serving the interest of Britain leading to deindustrialization, agrarian crisis, and the infamous drain of
Oh God, I did not bring the. Anyways, let it be. What was the last word? Last word क्या है बेटा? Okay. They aimed at maximizing revenue, securing markets, and extracting resources. While doing all of this, while doing all of this, introduction of railways, modern education, and new infrastructure was also done. Okay. Now put a heading, nature of British economic policy. Okay. Nature of British economic policy of British. कुछ पॉइंट्स लिख लो बस. Colonial exploitation and extraction of surplus from agriculture and trade.
सबॉर्डिनेशन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्री and third one is systematic transfer of wealth from India to Britain through drain of wealth. Now we will talk specifically about land revenue systems. Okay. Land revenue systems. There are 3 of them. ठीक है, 3 ऐसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट किए थे विच हैज़ कम्प्लीटली ड्रेन्ड इंडिया आउट ऑफ इट्स वेल्थ. ठीक है, ये इतने स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड थे लैंड रेवेन्यू सिस्टम कि अलग अलग एरिया में अलग अलग सिस्टम को अप्लाई किया गया, अलग अलग पॉलिसी को अप्लाई किया गया एंड it has completely drained out whatever wealth India had in terms of revenue. Okay. Now the first one is, put heading, permanent settlement. And bracket में लिख लेना जमींदारी सिस्टम. Now what was this system? Understand carefully. जैसे इसमें वर्ड लिखा हुआ है ना ज़मींदारी सिस्टम, तो दिस शोज दैट ज़मींदार्स वर द मेन कह लो यूनिट और मेन एलिमेंट ऑफ दिस सिस्टम. ठीक है, ज़मींदार्स. नाउ दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस और किस एरिया में थे आइए? बंगाल, बिहार and Odisha. Okay, so it was implemented in Bengal, Bihar and Odisha. मैं लिखवा दूंगी, don't worry. Now what was this system? Britishers had appointed जमींदार्स. Britishers ने जमींदार्स को अपॉइंट किया था एक पर्टिकुलर एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए. Now the system was कि suppose there is a village or there are group of villages. ठीक है, एक एरिया है जिसमें कई सारे विलेज आते हैं. अब उस सारे विलेज में जाके तो ब्रिटिशर्स रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे एंड ब्रिटिशर्स खुद क्यों नहीं जाते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने या खुद वो एकदम लोएस्ट लेवल पे इंटरेक्ट इसलिए भी नहीं करते थे बिकॉज देयर वाज कम्युनिकेशन बैरियर. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को लोकल लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, हिंदी समझ नहीं आती थी एंड दीज जमींदार्स वर द इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ दोज एरियाज. ऐसे लोग जो ऑलरेडी जिनके पास काफ़ी लैंड ऑलरेडी है, दे आर बिग लैंड लॉर्ड्स. ओके, एंड दे यूज टू लिव इन सिटीज़. ज़मींदार जो होते थे वो ज़्यादातर शहरों में रह रहे होते थे और इनकी ज़मीनें होती थी गाँव में. तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ऐसे ज़मींदार को अपॉइंट कर देते थे पर्टिकुलर एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए और उसके बदले में ज़मींदार को क्या करना होता था, दे हैव टू सबमिट सर्टेन अमाउंट. उन्हें छोटा एक अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट जो था वो डिपॉजिट करना होता था ब्रिटिशर्स को. बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट होता था वो खुद रख सकते थे. सपोज किसी एक ज़मींदार के एरिया से 50,000 का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है. अब अगर ब्रिटिशर्स ने ये नियम बनाया कि आपको 10% जो है वो देना है, ज़मींदार को 10% डिपॉजिट करना है ब्रिटिशर्स को, तो 10% देने के बाद जितना बचा वो ज़मींदार का अपना प्रॉफिट होता था. ना इस सिस्टम में व्हाट यूज टू हैपन, ज़मींदार ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे फार्मर्स से, क्योंकि जितना ज़्यादा वो रेवेन्यू ले लेंगे एक सर्टेन अमाउंट, क्योंकि उन्हें तो एक फिक्स्ड अमाउंट ही देना है ब्रिटिशर्स को, तो उसके बाद द ह्यूज अमाउंट विल बी लेफ्ट टू देमसेल्व्स. राइट, सो इन दिस केस व्हाट हैपेंड, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, ऑल्दो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स हम तीनों ही पॉलिसीज में देखेंगे. ठीक है, बट इन दिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स वाज एट इट्स पीक. ये ज़मींदार अपने साथ गुंडे रखते थे, है ना. कभी वो मूवीज़ देखी हैं
पुराने ज़माने की, जिसमें ज़मींदार होते थे और उनके साथ ऐसे 4-5 गुंडे हुआ करते थे, किसी किसान को जाके मार पीट रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि ज़मीन ले लेंगे तुम्हारी अगर रेवेन्यू नहीं दिया। पहले मूवीज़ में ऐसे शोकेस किया जाता था। नाउ दिस वॉज द पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। अब ये वाला सिस्टम इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लगाया एंड वी नो दैट दिस रीजन वॉज द वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स एट दैट टाइम, ठीक है। यहाँ लोगों के पास लैंड भी प्रॉपर थी, जो ज़मींदार्स यहाँ के थे वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे एंड दो ज़मींदार्स वर ऑल्सो द अपर मिडिल क्लास। वो अपर मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी में आते थे क्योंकि वो उनके पास ऑलरेडी वेल्थ होती थी। दे यूज्ड टू लिव इन सिटीज़, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते थे विदेशों में उस टाइम पे, वो मॉडर्न एजुकेशन ले रहे होते थे, तो दे यूज टू नो इंग्लिश एंड ऑल, तो कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होता था उनका और ब्रिटिशर्स के बीच में। और ये ज़मींदार अपने लोकल गुंडे रख के, लोकल गूंस रख के लोगों को डराते धमकाते, उनको एक्सप्लॉइट करते और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है। एंड देन दे यूज टू डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट टू द ब्रिटिशर्स एंड रेस्ट वॉज केप्ट विद देम। ओके, दिस वॉज योर ज़मींदारी सिस्टम। अब लिख लो, it was introduced by Lord Cornwallis in Bengal, Bihar, Odisha in 1793. The year is important, 1793. Zamindars were appointed as landlords and middlemen. The Britishers had asked for 1/10 of total revenue collection. I said 1/10, नहीं, 10th part or 10th of total revenue collection, not 1/10, 10th part of total revenue. 1/10 हटा दो, 10th, कहीं कहीं पे 11 पार्ट्स भी होते थे। सपोज जितना टोटल कलेक्ट हुआ है उसका 10 पार्ट्स जो है वो ब्रिटिशर्स को जाएगा या 11 पार्ट्स जो है वो ब्रिटिशर्स को जाएगा, नॉट 1/10, सॉरी। 10th और 11th पार्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू लिख लिया। ब्रिटिशर्स आस्क्ड फॉर 10th और 11th पार्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू विच ultimately resulted in exploitation of farmers by zamindars. So basically 10th और 11th part, कहीं कहीं पे 10th part, कहीं कहीं पे 11th part had to go to the Britishers और around 1 part वो जो ज़मींदार होते थे वो एज अ कमीशन रखते थे, ठीक है। और उसके अलावा जो वो ज़बरदस्ती एक्सट्रैक्ट करते थे 10th एंड 11th पार्ट देने के बाद जो भी कुछ बचता था, एक तो 1 पार्ट उनका कमीशन भी हो गया, उसके अलावा भी जो बच रहा है दैट ऑल्सो दे यूज टू कीप टू देमसेल्व्स एज प्रॉफिट। ओके, सो दैट इज वाई द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स वॉज एट इट्स पीक। यहीं पे सब हेडिंग लिख लो, मेन इम्पैक्ट्स, इसी के नीचे सब हेडिंग डालो मेन इम्पैक्ट्स। क्या मेन इम्पैक्ट था इस सिस्टम का या इस पर्टिकुलर पॉलिसी का? फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ अ क्लास ऑफ लॉयल लैंडलॉर्ड्स as middlemen. So now these landlords used to be very loyal to Britishers, है ना। वो सोचो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, वो अपने ही लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे होते थे ब्रिटिशर्स के कहने पे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे इन्फ्लुएंस किया था पूरे इंडियन सोसाइटी को दैट पीपल ओवर हियर वर रेडी टू एक्सप्लॉइट देयर ओन पीपल
just to please Britishers, just to be in good books of Britishers. Okay, so इससे क्या हुआ, एक बहुत ही लॉयल क्लास क्रिएट हो गया लैंडलॉर्ड्स का। और हम देखते हैं आगे जब जब भी रिवोल्ट्स हुए हैं, चाहे वो फार्मर रिवोल्ट्स हुए हों, ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं, इन ज़मींदारों ने ब्रिटिशर्स का साइड लिया है। तो इनके पास अपनी एक छोटी सी, कह लो भाई, गुंडों का एक ग्रुप भी हुआ करता था। तो कभी कभी क्या, ऑफन वी हैव सीन दैट दीज जमींदार्स हैव हेल्प्ड ब्रिटिशर्स। उनको पहले से खबर पहुंचा देते थे कि यहाँ रिवोल्ट होने वाला है, या अपने जो गुंडे हैं वो भेज देते थे हेल्प करने के लिए। वेल्थ मतलब पैसों से हेल्प कर देते थे, गाड़ियाँ प्रोवाइड करना, या वट एवर दे कुड, ठीक है, वट एवर दे कुड। सो दिस हैज़ क्रिएटेड दिस थिंग। नाउ सेकेंड पॉइंट इज peasant oppression. Peasant oppression. Third is little incentive to invest in agricultural reforms. बेसिकली पैसा तो कहीं बच ही नहीं रहा है ना, तो क्या वो रिफॉर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे? कहाँ, कैसे कोई अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में कोई रिफॉर्म करना चाहेगा? खाद है या कोई भी नए तरीके का कुछ भी अगर चेंज करना हो, किसी को रिफॉर्म करना हो, तो पैसे तो बच ही नहीं रहे हैं किसी के पास, तो कहाँ से रिफॉर्म होगा, है ना? ओके, नाउ द सेकेंड सिस्टम कम्स, पुट द हेडिंग रैयतवाड़ी सिस्टम. Now what is रैयतवाड़ी सिस्टम? इसे इंट्रोड्यूस किया गया था मद्रास एंड बॉम्बे के रीजन में. ठीक है, रैयत मीन्स विलेज, सॉरी पीजेंट. रैयत मीन्स पीजेंट, फार्मर्स. ठीक है, तो फार्मर्स से डायरेक्टली रेवेन्यू लेने का सिस्टम. अब क्यों फार्मर से डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम बना रहे हैं? अभी तक तो ज़मींदार थे. ब्रिटिशर्स ने एक पैटर्न नोटिस किया कि ज़मींदार जो सर्टेन अमाउंट उन्हें पे करना है ब्रिटिशर्स को, वो पे करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट वो अपने पास रख लेते हैं. ठीक है, उन्होंने ये नोटिस किया है दैट दिस ज़मींदार, जो ज़मींदार का जो ग्रुप है, जो इनकी जो क्लास है, या इनका जो those people basically they used to keep a lot of profit margin with themselves. तो ब्रिटिशर्स को लगा कि उन्हें नुकसान हो रहा है, मिडिल मैन या तीसरा बिचौलिया व्यक्ति रखने की वजह से उनका पैसा जा रहा है, जितना उन्हें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है. देन ब्रिटिशर्स थॉट कि वो ये सिस्टम लाएंगे दैट दे विल कलेक्ट द रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स, कि फार्मर्स को ज़मींदार को देने की ज़रूरत नहीं है कोई भी रेवेन्यू, ब्रिटिश का कोई एक ऑफिशियल आएगा एंड ही विल कलेक्ट द रेवेन्यू. ठीक है, ही विल मेंटेन द रिकॉर्ड्स. बट अगैन नथिंग मच चेंज्ड. द रेवेन्यू रेट वॉज वेरी वेरी हाई अगैन एंड द पीजेंट्स सफर्ड अल्टीमेटली at the end. Okay, लिख लो. It was introduced in Madras and Bombay by Thomas Munro. So यहाँ पे कौन है? Thomas Munro. Okay, it was a system of direct settlement of revenue, between British and पीजेंट्स, और ब्रैकेट में लिख लेना रैयत्स. यानी कौन सी ईयर में आया था? 1793 के बाद ही आया था बेटा, अराउंड दैट ईयर ओनली. लिख लिया. However, the revenue demand remained high
exceeding the peasants capacity. ठीक है, सब हेडिंग इसमें भी डाल लो, मेन इम्पैक्ट, रिमूवल ऑफ मिडिलमैन, ब्रैकेट में जमींदार्स, रिमूवल ऑफ मिडिलमैन, लिख लिया, जमींदार्स, बट द हेवी रेवेन्यू remained intact. ठीक है. Second is growth of money lenders due to frequent debt of peasants. सो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने खुद कलेक्ट करना शुरू किया, बट ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने रेवेन्यू कम कर दिया हो, है ना. सो इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड अगेन इनको अपना रेवेन्यू फुलफिल करने के लिए, रेवेन्यू देने के लिए मनी लेंडर्स के पास जाना ही पड़ता था कर्जा लेने के लिए. सो मनी लेंडर्स का एकदम से इंक्रीज होने लगा. बहुत सारे लोग सूदखोर कहते थे मनी लेंडर्स को पहले, क्योंकि वो सूद समेत लेते थे ना. सूद इज व्हाट, ब्याज, इंटरेस्ट. ओके, द थर्ड इज, हैव सम वाटर बेटा, नहीं है नीचे. द थर्ड इज माहलवाड़ी सिस्टम. माहलवाड़ी सिस्टम क्या था प्रियांशु? महल का मतलब क्या होता है? नहीं, पीजेंट तो रैयत हो गए ना. नो, क्या हो सकता है, सोचो. व्हाट इट कुड बी. Yes, area of which area? Mahal means village. ठीक है. तो अभी हमने क्या देखा, पहले सिस्टम में कौन रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है? जमींदार्स. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ विलेज से, मतलब बहुत सारे गांव किसी एक जमींदार के अंडर आते हैं और उनसे जमींदार कलेक्ट कर रहा है. दूसरे सिस्टम में हमने क्या देखा, सीधे रैयत यानी कि सीधे फार्मर्स से कलेक्ट हो रहा है. अब तीसरा सिस्टम आया माहलवाड़ी, जिसमें माहल का मतलब होता है विलेज. तो हर पर्टिकुलर विलेज से रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है और उस विलेज का जो विलेज हेडमैन होगा यानी जो सरपंच होगा वो एक तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करके अपने अपने गांव से ब्रिटिशर्स को देते थे. ठीक है, तो तीन तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट हुआ. एक थ्रू जमींदार्स, सेकेंड थ्रू फार्मर्स एंड थर्ड थ्रू विलेज हेडमैन. ठीक है. नाउ दिस सिस्टम ऑल्सो डिड नॉट चेंज एनीथिंग. ठीक है, ब्रिटिशर्स को लगा कि हर पर्टिकुलर फार्मर का रिकॉर्ड रखना, उनको उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क. तो व्हाट दे डिड कि जो वहाँ के सरपंच हैं, द लोकल पर्सन ऑफ द विलेज वॉज गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम देयर विलेज एंड देन टू डिपॉजिट इट टू द ब्रिटिश ऑफिशियल. ओके. ऑल्सो अगैन इट डिड नॉट चेंज एनी थिंग ऑन ग्राउंड, कुछ नहीं बदला. विलेज हेडमैन भी ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करने लगे. ठीक है, एंड द सिस्टम रिमेन्ड द सेम. सो देयर इज नथिंग वेरी डिफरेंट. लिख लो. नाउ दिस सिस्टम केम इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया यानी कि आपका ये एमपी वाला एरिया जो है, एंड पंजाब.
Second point is the village community. वो पूरा प्रोविंस यूपी का ही नाम था। कौन सा? और यूनाइटेड प्रोविंस, यस इट वॉज यूपी। विलेज कम्युनिटी ब्रैकेट में लिखना माहल, MAHAL, माहल, was collectively responsible for the payment of land revenue, although the system had to be revised after every 20 to 30 years, but the revenue demand remained high. Written? Main impacts. Put the heading main impacts. Collective responsibility increased. Pressure on entire village. No capital investment. Second point is no capital investment in agriculture reform. Written? Now put a heading deindustrialization. इसको एक्सप्लेन करना है और या मैंने कर दिया है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड। ओके, समझ आया तुमको व्हाट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? हाँ चलो पहले तुम एक्सप्लेन करो। लेट यू टेल मी व्हाट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन योर ओन वर्ड्स। तुम्हारे हिसाब से क्या ऐसे सिस्टम्स बनाए गए होंगे, क्या ऐसी पॉलिसीज़ होंगी? जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री थी, प्लेट वगैरह जो ब्रिटिशर्स इन्हें कोलैप्स करना चाहते थे क्योंकि वो अपना फूड और जो उनका वो था वो हाई प्राइस और अच्छे से बिक सके। हाँ ठीक है, एंड फॉर दैट व्हाट दे वुड हैव डन? लो प्राइस पे तो बेटा उन्होंने कभी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा है। ठीक है, उन्होंने जो रॉ मटेरियल था उसकी सप्लाई लिमिटेड कर दी, और उन्हें देने नहीं दिया। अगर मान लीजिए तो बनेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड उनके ट्रेड के ऊपर टैक्स इतना हाई कर दिया था कि वो खरीद पाएंगे। जो उनका जो वुड था वो बहुत सस्ता, मतलब जो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग वुड था वो जो इनका जो कॉटेज इंडस्ट्री जो हैंड से बनाते थे वो बहुत महंगा था और ये सस्ता था। लोगों ने वैसे ही बंद कर दिया मुझे। ओके, ये इनिशियल रीज़न तो नहीं था, ये बाद में हुआ। जैसे अभी आप देखोगे तो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें जो है वो ज़्यादा महंगी हैं, जबकि मशीन मेड चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं और सस्ती भी होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, ठीक है, दैट कुड बी अ रीज़न।
ओके सी, जैसे द पॉइंट यू हैव पुट फोर्थ इनिशियली कि जो भी यहाँ पे रॉ मटेरियल्स हो रहे थे, ठीक है, इनिशियली जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल्स होते थे वो हमारे ही जो आर्टिजन्स थे, जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स थे, वो उसको यूज़ करते थे और उसी से सामान बनाते थे. बट नाउ ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले क्या किया, उस कैश क्रॉप को या उस रॉ मटेरियल को वो सीधे ब्रिटेन लेके जाने लगे. यहाँ पे वो अलाउ ही नहीं करते थे पीजेंट्स को कि वो किसी और को दें, ठीक है. द इंडिगो फार्मर्स, द टी प्लांटर्स, द कॉटन कल्टिवेटर्स, उनको इस बात का परमिशन नहीं था. दे वर नॉट अलाउड टू सेल देयर प्रोडक्ट, देयर क्रॉप टू एनीबडी एल्स अदर देन ब्रिटिशर्स. ओके, और ब्रिटिशर्स खरीदते ही बहुत कम दाम पे थे उसको, बहुत कम प्राइस पे. तो ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल ही सारा ले जाते थे. तो जो यहाँ के लोग थे, यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स थे, जो आर्टिजन्स थे, उनके पास रॉ मटेरियल होता ही नहीं था कुछ बनाने के लिए. ओके, सो दिस वॉज अ रीज़न इन इट सेल्फ. यही अपने आप में बहुत बड़ा रीज़न था दैट दे डिड नॉट हैव एनीथिंग टू सस्टेन देयर इंडस्ट्री. आप कैसे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगे? किसी भी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यू नीड रॉ मटेरियल. बट जब वो अवेलेबल ही नहीं है, देन हाउ इट इज़ गोइंग टू बी डन, राइट? ओके, नाउ ऑल्सो ब्रिटिशर्स ने फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है वो लागू कर दी थी. ना व्हाट इज़ फ्री ट्रेड? कि हम कहीं से भी सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो इसी पॉलिसी के तहत वो क्या करते थे, उनके यहाँ जो भी गुड्स प्रिपेयर होते थे वो यहाँ पे लाके डंप करने लगे. ऑलराइट, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स जो हैं वो बना नहीं पा रहे कुछ, यहाँ के आर्टिजन्स बना नहीं पा रहे, तो लोगों को मजबूरी में ख़रीदना पड़ेगा. एंड ऑल्सो दे यूज़ टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन. कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे कपड़े देखो, वी आर मोर सिविलाइज्ड. हम पैंट पहनते हैं, हम शर्ट्स पहनते हैं, हम नहीं धोती कुर्ता पहनते हैं. एक वो भी तो माइंडसेट था, वाइट मैन थ्योरी जिसे हम कहते हैं, सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड वाली थ्योरी, कि हम ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, हमारे तौर तरीके ज़्यादा बेहतर हैं. सो दे यूज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द नेम ऑफ बीइंग सिविलाइज्ड. ओके, सो ऑल ऑफ दिस कलेक्टिवली हैम्पर्ड इंडियन इंडस्ट्री. इसी से हमारे यहाँ, उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और हमारे यहाँ क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया. समझ आया? चलो लिख लो. The British transformed India into a market for British textiles and other manufactured goods. While suppressing indigenous industries. Second point है, this process of de-industrialization undermined traditional handicrafts, undermined the traditional handicrafts. ठीक है, वहाँ पे ब्रिटेन में देर इज़ अ सिटी कॉल्ड लैंकशायर, ठीक है. तो वहाँ पे सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, वहाँ से सारा यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता था, ठीक है. नाउ लिख लो की फीचर्स या की एस्पेक्ट्स. फर्स्ट पॉइंट इज initially the EIC, East India Company, initially the EIC used its political power to obtain Indian textiles and other raw materials
to export to Europe. Second point है, gradually British commercial policy shifted towards free trade. Which flooded India with machine-made British textiles. At low tariffs. लो टैरिफ मतलब वो कस्टम ड्यूटीज़. जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो जो टैक्स लगता है ना, दैट इज़ योर कस्टम ड्यूटी, उसको टैरिफ भी कहते हैं. ठीक है, तो वहाँ से जो प्रोडक्ट्स आते थे ब्रिटेन से, उस पर वो बहुत ही कम टैरिफ पे करते थे, क्योंकि भाई यूरोप से ही आ रहे हैं. तो दे हैड दिस सिस्टम, उन्होंने ऐसा सिस्टम बना लिया था कि वो बहुत ही कम टैक्स पे करके लाते थे, तो उनको बहुत ही ईजी पड़ता था यहाँ ला के सामान डंप करना. ठीक है भाई, उन्हें टैक्स ही ज़्यादा नहीं देना पड़ता था. तो मेन इशू इज़ ऑफ टैक्स ना, तभी तो तस्करी होती है सामान की, स्मगलिंग जिसे कहते हैं. इलीगल तरीके से सामान को बाहर एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना, कहीं बाहर से यहाँ लेके आना, दैट इज़ कॉल्ड स्मगलिंग. और लोग स्मगलिंग क्यों करते हैं? ताकि उनको टैरिफ्स ना देने पड़े, कस्टम ड्यूटीज़ ना देने पड़े. बिकॉज थिंग्स, कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड, सिल्वर, या अगर प्रेशियस स्टोन्स हैं, या फिर जिसे हम वो कहते हैं जो ड्रग्स की कैटेगरी में आता है, योर हीरोइन, कोकेन, ये तो एक तो इलीगल है भी स्टफ़. साथ ही जो गोल्ड, आपने तो सुना है सोने की तस्करी होती है, गोल्ड बिस्किट्स एंड ऑल की, सुना है ना, दुबई एंड ऑल से. हाँ, अंडरवर्ल्ड वर्क्स अराउंड इट. सो क्यों होती है? क्योंकि गोल्ड को जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, कहीं बाहर से अपनी कंट्री में लेके आते हैं, आपको बहुत ह्यूज टैरिफ देना पड़ता है, वेरी हाई अमाउंट ऑफ टैक्स. तो उसको कट ऑफ करने के लिए पीपल टेक दिस. थर्ड पॉइंट है, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेंटर्स लाइक बंगाल एंड ढाका इन बांग्लादेश. ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है ना. ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेंटर्स लाइक बंगाल एंड ढाका डिक्लाइंड, leading to large number of artisans getting unemployed and displaced. Now what happened? ये बंगाल और जो ढाका है, वो पहले तो द बांग्लादेश वॉज पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, है ना. So that was Bengal itself, पूरा that was considered as Bengal. So Bengal and Dhaka used to be the huge textile centers. सबसे ज़्यादा जो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट या जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, वो बंगाल और ढाका में थी. बाद में गुजरात में सेटअप हुई हैं. अभी आज के टाइम पे आप देखोगे टेक्सटाइल सेंटर क्या है, गुजरात है. ठीक है, और महाराष्ट्र में, बॉम्बे में भी बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ कपड़े बन रहे हैं. लेकिन इनिशियली इट वॉज बंगाल एंड ढाका. ढाका तो अभी तक था, जब तक पॉलिटिकल रिवोल्यूशन नहीं हुआ है ढाका में. बांग्लादेश में आपने देखा ना कैसे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से हटाया गया, कैसे कूप हुआ. अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड. पिछले 2-3 साल में बांग्लादेश हैज़ सफर्ड अ लॉट. ओके, और बांग्लादेश यूज्ड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्सटाइल सेंटर उससे पहले, just 2-3 years back. So they had this huge textile industries. उनके पास नंबर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, और पूरा आप एक तरीके से कह सकते हो बांग्लादेश की इकोनॉमी ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे रन कर रही थी. एंड द टेक्सटाइल्स और द क्लोथ्स वर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेड इन बांग्लादेश. तो
हाँ, अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई जब से वहाँ पे कूप हुआ. कूप इज़ व्हाट? तख्ता पलट जिसे कहते हैं. ठीक है, वहाँ पे जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, एक तो शेख हसीना को छोड़ना पड़ा बांग्लादेश. देयर वाज थ्रेट टू हर लाइफ, तो शी लेफ्ट बांग्लादेश. शी हैड टू फ्ली, बेसिकली उनको भागना पड़ा वहाँ से. आप लोगों ने देखा नहीं, वो वीडियोस नहीं देखे हैं? पूजा, यू आज जाके देखना न्यूज़ में. पीपल हैड बार्ज्ड इनटू पार्लियामेंट. वहाँ की जो यूथ थी, इट हैड बार्ज्ड इनटू पार्लियामेंट, इट हैड बार्ज्ड इनटू द पीएम्स रेसिडेंट. वो जो रेसिडेंट वगैरह था, रेसिडेंस जो था उनका घर वगैरह जो था, लोगों ने जो मतलब लोग प्रॉपर कॉमन पीपल वो तोड़ फोड़ करके घुस गए हैं, बहुत तोड़ फोड़ करी अंदर जाके. सोचो, प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस, इट हैज़ टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस. पीपल हैव बार्ज्ड एवरीवेयर. पार्लियामेंट में लोग घुस गए, तोड़ फोड़ करी, एंड देयर वॉज काइंड ऑफ अ लुकआउट नोटिस काइंड ऑफ था कि जहाँ शेख हसीना मिलेंगी उनको मार दिया जाएगा. सो शी हैड टू फ्ली. बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था वहाँ पे, यूथ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड थी. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग. एंड बांग्लादेश एंड इंडिया ऑलवेज हैड वेरी गुड रिलेशंस. वाई नॉट? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बांग्लादेश को तो वैसे ही आज़ाद कराया ना इंडिया ने. इंडिया वॉज द वन हु गॉट इट फ्री. सो वी हैड वेरी गुड टर्म्स विद बांग्लादेश, भूटान, नेपाल. वी हैव वेरी फ्रेंडली टर्म्स विद देम. ओके. ये कहते हैं कि ये जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान में पहले एक थे, मतलब थे, पर जब इंदिरा गांधी के टाइम पे इनको अलग कर दिया, इंडिया ने कराया, तो अब पाकिस्तान हमारे ऐसे 100 टुकड़े करना चाहते हैं. ओके. अच्छा, द थ्योरी गोज लाइक दिस. वो पहले एक था, पर इंडिया ने टांग अड़ा के जो उसका मतलब वो एक टाइम था कि वो उससे जो उसके 19,000 सैनिक भारत के पास थे, तो वो कश्मीर मांग सकते थे, और इन्होंने इस चीज का फायदा ना उठा के खामखा लड़ाई भी करी और पड़ोसियों के बीच में उनका घर भी उजाड़ा. और वो चाहते हैं कि वो हमारा घर उजाड़े. हाँ, द थ्योरी गोज लाइक दिस. अगर आप लोगों ने वो देखी हो द मूवी धुरंधर, तो उसमें ना द सेकेंड पार्ट, उसमें दैट कैरेक्टर हु वाज दिस ISI chief, that one bearded character, what was his name? Some major, there was major ना. हाँ, तो he said ना in first part और second part कि उनके किसी राजनेता ने या उनके किसी लीडर ने कहा था, हाँ, उनके किसी लीडर ने कहा था कि we will bleed India through 1,000 cuts. बेसिकली मतलब हम इंडिया पे इतने घाव लगाएंगे, हम इंडिया के इतने टुकड़े करेंगे कि वो हर घाव से खून रिसेगा. द कॉन्टेक्स्ट वॉज कि व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, दिस बांग्लादेश का जो एरिया है जिसे हम ईस्ट बंगाल कहते थे पहले, दैट एंड पाकिस्तान, दैट वाज द सेम एरिया. पहले तो बंगाल में हिंदू मुस्लिम का जो डिवीजन हुआ है, पहले ऐसा नहीं था. बंगाल हैड वेरी ग्रेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिटी बिटवीन हिंदू मुस्लिम्स. ठीक है, बाद में टिल द टाइम ऑफ पार्टीशन बहुत ज़्यादा ये फ्रैक्शन बढ़ गया, एंड फिर हम एनिमोसिटी देखते हैं. इनफैक्ट गांधी जी के टाइम पे हम देखते हैं नोआखाली में दंगे भी भड़क गए थे, बहुत ज़्यादा दंगे हुए हैं वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बीच में. पीपल हैव लॉस्ट लाइफ, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन हैज़ हैपेंड. नाउ व्हाट हैपेंड? Now this is the internal conspiracy theory. I do not know कितना सही है कितना गलत है, but again I know one thing कि लोग diplomatic steps खेलते हैं ऐसे. ठीक है, तो मे बी एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश को भड़काने वाले भी it was from Indian side only. So this was a strategy just to protect our boundaries. ठीक है, क्योंकि आप सोचो वी आर इन दी मिड और दो साइड पे वी हैव आर एनिमी कंट्रीज, तो कैसे चलेगा? एंड नॉट इट वॉज इंडियन डिप्लोमेसी, पाकिस्तानीज देमसेल्व्स यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द बांग्लादेशीज, जैसे वो इस समय बलोचिस्तान में कर रहे हैं. बलोचिस्तान अपने आप की आज़ादी मांग रहा है पाकिस्तान से. ठीक है, पाकिस्तान का प्रोविंस है बलोचिस्तान, उसका ही अपना एक एरिया है, बट इट वांट कि उसे फ्रीडम मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बलोचिस्तान के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. उनके बीच में वो कम्युनिटी का भी डिफरेंस है, शिया सुन्नी वाला डिफरेंस भी है. सेम चीज़ यहाँ पे भी थी. सो द एक्सप्लॉयटेशन वॉज सीवियर, इट वॉज इमेंस.
पाकिस्तानीज़ के साइड से। तो बांग्लादेश की जो आम जनता थी ना, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, उसको वैसे ही पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए थी। एंड दे वर जस्ट हेल्प्ड बाय आर इंडियंस, ठीक है, बाय आर आर्मी, आई वुड से दे वर जस्ट हेल्प्ड। दिस इज हाउ वी पुट फोर्थ। एनीवेज, चलो लास्ट टॉपिक लिख लो आज का, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारी इकोनॉमी पहले कैसी थी, हमारा एग्रीकल्चर प्री ब्रिटिश एरा कैसा था? सेल्फ सफिशिएंट, उसको सब्सिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। सब्सिस्टेंस, सेल्फ सफिशिएंट मीन्स हमें अपने सर्वाइवल के लिए जितना चाहिए, वी यूज टू ग्रो दैट आर सेल्व्स, हम उसके लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। हमें अपने सर्वाइवल के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, सर्वाइवल के लिए बेसिक क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, खाना, द फूड ग्रेन्स। वी वर सेल्फ सफिशिएंट, सब्सिस्टेंट इनफ टू ग्रो आर फूड ग्रेन्स, जो हमारी पॉपुलेशन को फीड कर सके, ठीक है। हमारे यहाँ फेमाइन की स्थिति नहीं आ रही थी, भुखमरी नहीं थी, क्योंकि हम अपना अनाज खुद उगा रहे थे, हम उसके लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे। बट आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, आफ्टर द दिस सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिशर्स, क्या हुआ, हम सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी से चेंज होके किस में चले गए, कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ चले गए, ठीक है। एंड दिस कमर्शियल एग्रीकल्चर अल्टीमेटली लेड टू द सिचुएशन ऑफ फेमाइन, हमारे यहाँ भुखमरी तक की हालत आ गई, और एक नहीं कई बार आई, ठीक है। और सबसे ज़्यादा भुखमरी झेली कहाँ पे, बंगाल में, जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया था, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहा था, ओके। सो वाई, बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से हमने फूड ग्रेन्स की जगह सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए हमें जो रिसोर्सेज चाहिए थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स चाहिए थे, उसकी जगह पे वी वर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स, ठीक है, टू फुलफिल द नीड ऑफ रॉ मटीरियल्स फॉर द ब्रिटिशर्स। क्लियर, ठीक है, लिखो, अंडर ब्रिटिश रूल there was a sharp shift from subsistence to commercial agriculture. Okay, there is an alert from NDMA that we can experience hailstorms, gusty winds in the area of Faridabad. ओले पड़ सकते हैं. Okay, the weather is changing very rapidly. Anyways, of course, मैंने NDMA का कोई स्पेशल सब्सक्रिप्शन थोड़ी लिया है बेटा, वो तो सबके पास आएगा. तो NDMA कोई मेरे घर की ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, या सिर्फ उनको मुझे ही बचाना है, ऐसा तो है नहीं. ओके, subsistence to commercial agriculture to fulfill the needs of British industry and markets. Cultivation of cash crops such as cotton, indigo, tea, coffee, sugarcane, and opium. Opium is what? Afim.
इसकी ये लिख लो, जस्ट राइट दिस टॉपिक, आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विच कनेक्ट्स इंडिया एंड चाइना थ्रू दिस ओपियम. To meet revenue demands and market pressure. Main outcomes या major outcomes सब heading डाल लो. Vulnerability टू प्राइस फ्लक्चुएशंस. बेसिकली इन चीज़ों के प्राइस जो है ना, जो ये यहाँ से हमसे सामान खरीदते थे तो कभी सही दाम पे खरीद रहे हैं और कभी बहुत ही कम पैसा दे रहे हैं. ठीक है, तो ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता था उसकी वजह से फार्मर्स बहुत सफ़र करते थे. भाई कभी उन्हें थोड़ा सा ठीक पैसा मिला तो उन्होंने रेवेन्यू दे दिया, उन्होंने अपना कर्जा चुका दिया, फिर एकदम से डिप हो गया प्राइस तो उन्हें और कर्जा लेना पड़ रहा है. ठीक है, तो दिस प्राइस फ्लक्चुएशन इट harms the economy most. ठीक है, often resulting in famine. Second point है food insecurity increased. Food insecurity increased as food grain cultivation became limited to some areas. कुछ ही एरियाज रह गए थे जहाँ पे फूड ग्रेन कल्टीवेशन हो रहा था. ठीक है, जिससे फूड इनसिक्योरिटी बढ़ी. ऑलराइट, द फार्मर्स, थर्ड पॉइंट इज द पीजेंट्स और फार्मर्स became landless laborers on their own lands. Now let me tell you a very interesting story about opium. See, हमारे यहाँ से टी लेने से पहले ब्रिटिशर्स में, ब्रिटेन में चाइनीज़ टी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था. चाइनीज़ टी. ठीक, वैसे भी हमारे यहाँ टी का जो कल्चर है हम कहते हैं ब्रिटिशर्स लेके आए, बट ब्रिटिशर्स में चाइनीज़ लेके आए थे, चाइना से आया था, क्योंकि हर्बल टी बनाने का जो कॉन्सेप्ट है उनके यहाँ स्टार्ट हुआ था. अलग अलग तरीके के पत्तियों को उबाल के हर्बल टी बनाना जो एज अ मेडिसिन भी काम करता था. ठीक है, and Britishers, because they live in a very cold climate, तो any kind of this warm drink or hot drink जो उनको कफ एंड कोल्ड से भी आराम दे, तो it became very popular. तो चाइनीज़ टी का बहुत क्रेज़ हो गया. नाउ ब्रिटिशर्स ने जो वो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे फार्मर्स का, और वहाँ पे भी वो ट्रेडिंग पर्पज से गए चाइनीज़ टी के लिए. ठीक है, बट इन चाइना पीपल, लोग बहुत जल्दी उनके इंटेंशंस भाग गए थे कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू अल्टीमेटली. सो व्हाट दे डिड, एक तो उन्होंने एक लिमिट के बाद चाइनीज़ टी पे बैन लगा दिया. चाइनीज़ ट्रेडर्स उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, वी विल नॉट सेल यू आफ्टर दिस अमाउंट, मतलब आप इतना ही हमसे खरीद सकते हैं, लिमिटेड ही. एंड साथ ही साथ उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया. ठीक, नाउ यू जस्ट सी द लेवल ऑफ, आई वुड कॉल इट सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस somebody can have. Now what they did, अब उनको ये था कि किसी तरीके से चाइनीज़ सोसाइटी को, चाइना के लोगों को हमें इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा अपनी इस चाइनीज़ टी के उसके लिए, सप्लाई के लिए. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा चाइना में ओपियम को यूज़ किया जाता है, अफ़ीम को यूज़ किया जाता है. ठीक है, शौकिया तौर पे भी, जैसे अपने यहाँ भी हरियाणा में तो हुक्का फूकने का कल्चर बहुत है ना, तो वो अफ़ीम ही तो पड़ती है उसमें, अफ़ीम, चरस जो भी पड़ता है, चिलम क्या भरते हैं उसमें मुझे पता है, टोबैको, तंबाकू भरते हैं ना. तो ओपियम का भी कल्टीवेशन होता है, हमारे राजस्थान के साइड पे होता है ओपियम का कल्टीवेशन. ठीक है,
इंडिया में होता था ओपियम का कल्टीवेशन, और चाइना में, एक तो आपको पता होगा कि चाइना का जो मेडिसिनल एस्पेक्ट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनका जो हर्बल मेडिसिन वाला जो एरिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अलग अलग जड़ी बूटियों से अलग अलग तरीके का मेडिसिन बनाते हैं। तो ओपियम एज अ मेडिसिन भी उनके यहाँ यूज़ होता था, अफीम की तरह भी, मतलब मेडिसिन की तरह भी, और वहाँ पे सोसाइटी में एक कल्चर भी था, शौकिया तौर पे भी लोग यूज़ करते थे। लेकिन पीपल वर नॉट एडिक्टेड टू दैट, ऐसे कहते हैं ना, लत नहीं थी लोगों को अफीम की, वो शौकिया तौर पे यूज़ किया जाता था ओकेजन्स एंड ऑल पे, या फिर रिच क्लास में, एलीट क्लास में। व्हाट दे डिड, एक तो, और ओपियम वहाँ महंगा भी बहुत था, इसलिए भी सबको अवेलेबल नहीं था, तो अवेलेबल ही नहीं था तो लोगों को आदत ही नहीं थी, ठीक है ना, स्पेशली लोअर क्लास अफोर्ड ही नहीं कर पाता था, तो कहाँ से आदत लगेगी, लत लगेगी। व्हाट दे डिड, उन्होंने इस लूप होल को पकड़ा, दे फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स टू ग्रो ओपियम, ओके, और वो ओपियम की स्मगलिंग करते थे चाइना में, यहाँ से खरीद के वो ओपियम को स्मगल करते थे चाइना में, इलीगल तरीके से वहाँ पहुँचवाते थे, और उन्होंने इतनी ह्यूज क्वांटिटी में एंड एट अ सच लो प्राइस ओपियम को चाइनीज़ सोसाइटी में, चाइनीज़ लोगों तक पहुँचाया दैट किड्स इवन बिकेम एडिक्टेड टू ओपियम। किसी ने उड़ता पंजाब मूवी देखी है? नहीं। पंजाब में नशे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अगर आपने सुना हो, ऐसे भी ड्रग्स की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो ड्रग्स इतना इजीली अवेलेबल हो कैसे रहा है? ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है पाकिस्तान से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, उन्हें मेडिकल शॉप पे ड्रग्स मिल रहा है। उड़ता पंजाब देखना, आई हाईली रिकमेंड, तुम भी देखना बेटा, तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगी फ्री में, नहीं तो उसमें टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं, वॉच इट, आई रियली लाइक दैट मूवी। उसने जो, मतलब द वे इट हैड कैप्चर्ड द रियलिटी ऑफ पंजाब, the problem of Punjab, I won't say reality, Punjab is a beautiful place, but the problem, and it is a very huge problem पंजाब में, नशाखोरी, लोग इंजेक्शन, छोटे छोटे बच्चे इंजेक्शन ले रहे हैं ड्रग्स के, तो वो ड्रग्स कैसे अवेल हो रहा है, और 50 रुपये का, उसमें आप देखोगे देयर इज़ अ सेगमेंट, अ सीन कम्स वेयर पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि 50-50 रुपये में बॉटल्स मिल रही हैं छोटी छोटी मेडिकल शॉप पे, बच्चे खरीदते हैं, यंगस्टर्स खरीदते हैं और खुद ही इंजेक्ट करते हैं, और कब ओवरडोज में मर जाते हैं, आदी हो जाते हैं, इतने लती हो जाते हैं कि किसी दूसरे का मर्डर कर देते हैं। सो दे एग्जैक्टली दिस वॉज डन, एंड हु इज़ फंडिंग ऑल ऑफ दिस? इट इज़ कमिंग फ्रॉम आवर नेबर। कहाँ से आ रहा है वो सब? वहीं से आ रहा है, ठीक है। अगेन द सेम वॉज डन बाय ब्रिटिशर्स इन चाइना, तो उन्होंने ओपियम को वो करना शुरू किया। अब ओपियम खरीदने के लिए चाहिए पैसे, ठीक है, जो वहाँ की सोसाइटी के लोग हैं, जो चाइनीज़ लोग हैं, उन्हें ओपियम खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो अब इतनी ज़्यादा लत बढ़ गई है, इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया है दैट दे नीड मोर मनी टू बाय दैट ओपियम। पैसा आएगा कहाँ से? हर्बल टी बेच के, चाइनीज़ टी बेच के, और चाइनीज़ टी कौन खरीद रहा है? ब्रिटिशर्स। कैन यू इमेजिन, कैन यू जस्ट थिंक ऑफ द साइकिल? दोनों तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यहाँ इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ओपियम उगाने के लिए, वहाँ ओपियम को स्मगल करके पहले तो वो सोसाइटी को खोखला कर रहे हैं, एंड फिर उन्हीं से हर्बल टी खरीद रहे हैं, उन्हीं को मजबूर कर रहे हैं अपनी हर्बल टी बेचने के लिए। एंड देयर केम अ पॉइंट जहाँ पे हर्बल टी का कॉस्ट बहुत कम कर दिया था चाइनीज़ लोगों ने, क्योंकि उन्हें बस किसी तरह टी बेच के कुछ पैसे कमाने थे, कुछ पैसे चाहिए थे, टैरिफ्स तो सब हट गए। And this is how they destroyed Chinese economy. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें कोई ब्रिटिशर दिखे तो उसको मारने लग जाना हो, उनका कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। हाँ नहीं, बेटा, the drugs are being smuggled in our country, ड्रग्स तो आ ही रहा है, ओपियम आ रहा है, चरस आ रहा है ना। सो ओपियम का जो प्लांट होता है, अफीम का जो प्लांट होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। फूल से अफीम निकलता है, पत्तियों को किसी और ड्रग में यूज़ किया जाता है, स्टेम को किसी और ड्रग में यूज़ किया जाता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट चरस का, भांग का, पॉपी सीड्स जिसे हम कहते हैं, भांग के प्लांट को मल्टीपल तरीके से यूज़ किया जाता है, उसके अलग अलग पार्ट से अलग अलग तरीके के नशे की चीज़ बनती है, और भांग की खेती भी होती है हमारे यहाँ। दैट इज़
पार्ट ऑफ आर मेडिसिनल थिंग ऑल्सो। एंड किसी किसी कल्चर में भी, जैसे मैंने सुना है पहाड़ों में दे मेक दिस चटनी ऑफ पॉपी सीड्स जो उनके रोज़मर्रा के खाने में। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बस चटनी ही फाँक रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि उसके नशे कर रहे हैं। दैट इज़ पार्ट ऑफ आर फूड कल्चर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हाउ द ब्रिटिशर्स हैव डिस्ट्रॉयड इकोनॉमीज ऑफ वेरियस कंट्रीज। तो हम आज तस्करी की बात करते हैं, हम आज बात करते हैं अंडरवर्ल्ड की, और ये कैन यू सी आई फाइंड देम नो लेस देन अंडरवर्ल्ड पीपल। ठीक है, जैसे अंडरवर्ल्ड के जो डॉन्स एंड ऑल होते हैं उनको कैसे पोर्ट्रे किया जाता है मूवी में कि कोई मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहीं पे भी दंगे हो रहे हैं, कहीं पे कोई ड्रग्स स्मगल हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, उनको अपना प्रॉफिट देखते हैं। सो आई फाइंड दीज गाइज इक्वल टू देम, एट पार विद देम। बट अभी ऐसा नहीं कि कोई फॉरेनर दिखे तो उसको पीटने लग जाओ, ऐसा नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद दिस। ऑल राइट, सी दिस इज ऑल वी हैव डन टुडे। इसके आगे हमारा कौन सा टॉपिक बचा है? ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसमें ठीक है, कौन से सब टॉपिक्स बचे हैं? शो मी द लिस्ट। ये तो हो गया ना बेटा, कमर्शलाइजेशन कर लिया हमने। वी आर ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड अपराइजिंग्स। दीज टू टॉपिक विल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट क्लास। ओके।